Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 41 for electronic science students and today's topic is continuous time signals. So continuous time signals क्या होते हैं कि हम सपोज करेंगे कि हमारे पास टाइम एक्सिस है एक ओके सो टाइम एक्सिस पे जितने भी वेरिएबल्स होंगे हमारे टाइम एक्सिस सपोज करेंगे कि हमारे पास एक टाइम एक्सिस है ओके तो इन टाइम एक्सिस पे जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो सारे कॉन्टीन्यूस जो होंगे नेचर में उसको हम कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स बोलेंगे ओके सो कॉन्टीन्यूस जो होंगे बिल्कुल ब्रेक नहीं होंगे आपस में ओके बीच में बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा ओके सो इस कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स में क्विज में हम इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके बेसिक सिग्नल्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं ओके सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is the impulse response of a system is given if two such systems are cascaded the impulse response of the overall system will be. So these are the options. So हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एक इम्पल्स रिस्पॉन्स किसी भी एक सिस्टम का हमें एक इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है क्वेश्चन में ओके सो आगे हमें बोला गया है कि दो ऐसे सेम सिस्टम्स जो हैं वो कैस्केडेड हुए हैं तो उनका ओवरऑल इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा ओके सो सी हमारे पास एक जो सिस्टम है उसका हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है दैट इज़ डेल टी माइनस 0.5 ओके सो दोनों सेम अगर हम सिस्टम को कैस्केड करें दैट इज़ एच टी एंड एच टी ओके सो अगर हम दो ऐसे सिस्टम को कैस्केड करेंगे तो ये रिजल्ट में हमें कॉन्वोल्यूशन देगा उसके तो एच टी कॉन्वोल्यूशन एच टी ओके सो कॉन्वोल्यूशन जो होता है वो बेसिकली हम रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए यूज़ में लेते हैं ओके सो अब इसका कॉन्वोल्यूशन जो होगा ना तो वो हमें इसका जो कॉन्वोल्यूशन का हमें फॉर्मूला तो हमें पता ही है ये कॉन्वोल्यूशन कैसे होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच टी माइनस टो डी टू ओके और बेसिकली हम जब इसका बेसिक फॉर्मूला देखें सो कन्वोल्यूशन का बेसिक फॉर्मूला जैसे एक्स टी कॉन्वोल्यूट वाई टी के बीच में अगर हम कन्वोल्यूशन कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी वाई टी माइनस टो डी टू हेयर यहाँ पे हम टो का डिले कर रहे हैं इसमें ओके सो ये जो है वो बेसिक फॉर्मूला है. हम क्या कर रहे हैं हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फॉर्मूले से ना करके बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कन्वोल्यूशन की वो यूज़ करेंगे ओके सो इस क्वेश्चन में हम इसकी जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे हमारे पास जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो गिवन है ना डेल टी माइनस 0.5 ओके सो अगर हम दो सिस्टम को अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो कैस्केड करेंगे सिस्टम को तो उनका जो ओवरऑल सिस्टम वो कन्वोल्यूट करेगा. तो जब हम डेल टी माइनस 0.5 कन्वोल्यूट डेल टी माइनस 0.5 दोनों को कन्वोल्यूट करेंगे तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी डेल टी माइनस टी वन को अगर हम कन्वोल्यूट कर रहे हैं डेल टी माइनस टी टू से ओके सो तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है इसका रिजल्ट क्या होगा डेल टी माइनस टी वन माइनस टी टू ओके सो ये इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी है ओके सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल टी माइनस 0.5 दैट इज़ टी वन को हम 0.5 मान रहे हैं यहाँ पे एंड टी टू को भी हम 0.5 मान रहे हैं ओके सो हमारे पास आ जाएगा आंसर आ जाएगा डेल टी माइनस 1 ओके सो अगर हम ऑप्शंस में चेक करेंगे तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर. सो हियर यहाँ पे मैंने ऑप्शंस गलत मार्क कर रखा है. ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा ओके. सो सी हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है एच टी इजिकल टू डेल टी माइनस 0.5. अगर हम दो सिस्टम को कैस्केड कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो आपस में कन्वोल्यूट करेगा एंड जो उसकी प्रॉपर्टी के कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये इसके रिजल्ट में हमें मिलेगा डेल टी माइनस टी वन माइनस टी टू एंड देन हम वी गेट अवर आंसर दैट इज डेल टी माइनस 1 ओके. सेकेंड क्वेश्चन इज टू रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म्स ऑफ ड्यूरेशन t1 and t2 seconds are convolved. What is the shape of the resulting waveform? Option A is triangular waveform, option B is rectangular waveform, option C is trapezoidal waveform and option D is semicircle. So C हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास दो रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है ओके. सो फर्स्ट वेवफॉर्म इज दिस फर्स्ट वेवफॉर्म इज दिस एंड फर्स्ट वेवफॉर्म का हमारे पास ड्यूरेशन है दैट इज़ t1
ओके। सो 0 से 0 टू t1 एंड सेकेंड वेव फॉर्म जो है हमारे पास वो भी रेक्टेंगुलर है एंड ड्यूरेशन है हमारे पास t2। तो सेम ड्यूरेशन नहीं है हमारे पास, डिफरेंट ड्यूरेशन है हमारे पास। सो अगर हम उसको कन्वोल्यूट करेंगे तो हमारे पास अगर हम दो रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म को जिसका जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट है तो रिजल्टिंग वेव फॉर्म हमारे पास ट्रेपेजोइडल होगा। ओके। सो ट्रेपेजोइडल जो होगा वो इसका रिजल्टिंग वो होगा हमारे पास ओके 0 हेयर t1 एंड हेयर t2 एंड हेयर t1 प्लस t2। ओके। सो सी इसका जो सॉल्यूशन होगा कैसे है ये जो ट्रेपेजोइडल होता है वो आपको हमारे जो नोट्स हैं उसमें अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके। सो बेसिकली अगर हम देखें कि दो डिफरेंट ड्यूरेशन किसकी रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म को अगर हम कन्वर्ट करें तो हमारा जो रिजल्टिंग वेवफॉर्म होगी वो होगी ट्रेपेजोइडल। ओके। सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके। सो एक चीज़ और होगा इसके अंदर, अगर हमारे पास दो रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म विद सेम ड्यूरेशन होगा। ओके। सो सी अगर हमारे पास सेम ड्यूरेशन होगा तो अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनाएगी। ओके। सो ये जो आंसर क्वेश्चन है हमसे इसमें पूछा गया है डिफरेंट ड्यूरेशन, तो हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज़ ट्रेपेजोइडल। ओके। सो ट्रेपेजोइडल वेवफॉर्म बनाएगा ये, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके। सो सी अगर हम दो रेक्टेंगुलर पल्स विद डिफरेंट ड्यूरेशन को कन्वोल्यूट कर रहे हैं तो ये ट्रेपेजोइडल वेवफॉर्म बनाएगा। ओके। एंड अगर दो रेक्टेंगुलर पल्स को हम कन्वोल्यूट करेंगे सेम ड्यूरेशन के साथ में तो ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म बनाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन LTI सिस्टम इज causal if and only if option A is HT is equal to 0 for t less than 0, option B is HT is finite for 0 to infinity, option C is HT is finite for t less than 0, option D is HT is non-zero for all t। so see LTI सिस्टम क्या होंगे? LTI सिस्टम स्टैंड्स फॉर लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सो ये जो सिस्टम होते हैं वो लीनियर भी होते हैं, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स भी होंगे। तो उनकी कॉजल की कंडीशन होती है वो क्या होगी? अगर LTI सिस्टम है अगर वो कॉजल होंगे तो उसकी कंडीशन होगी HT लेस देन 0 इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। सो 0 से कम जितनी भी वैल्यू होगी t की उन सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा वो 0 होगा। ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्क्रीट LTI सिस्टम is represented by impulse response HT is equal to 2 to the power t ut, then the system is। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास एक डिस्क्रीट LTI सिस्टम गिवन है। सो हेयर यहाँ पे कॉन्टीन्यूस LTI सिस्टम हमें गिवन है। ओके। क्योंकि हम कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स जो हैं वो कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्टीन्यूस LTI सिस्टम हमें गिवन है। ओके। सो उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हमें गिवन है HT इज इक्वल टू 2 to the power t ut। सो सिस्टम हमारे पास क्या होगा? कॉजल एंड स्टेबल, ऑप्शन बी इज़ कॉजल एंड अनस्टेबल, ऑप्शन सी इज़ नॉन कॉजल एंड स्टेबल, ऑप्शन डी इज़ नॉन कॉजल एंड अनस्टेबल। सो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि एक LTI सिस्टम की कॉजल की कंडीशन क्या होगी? दैट इज़ HT इज इक्वल टू 0 फॉर t लेस देन 0। ओके। सो अगर हम इसको देखें तो ut जो होगा वो क्या होगा? t ग्रेटर देन 0 के लिए 1 होता है एंड t लेस देन 0 के लिए 0 होगा। ओके। सो अगर हमारा जो भी डायग्राम बनेगा इसमें तो वो t ग्रेटर देन 0 के लिए बनेगा एंड t लेस देन 0 के लिए 0 होगा। ओके। सो इससे देख रहे हैं कि HT जो होगा वो t की 0 से हर छोटी वैल्यू के लिए 0 होगा। ओके। सो यहाँ पे जो होगा हमारा सिस्टम होगा कॉजल हो जाएगा। ओके। एंड सेकेंड इज अगर हम स्टेबिलिटीज़ की डिफाइन करें तो एक LTI सिस्टम कब स्टेबल होगा? जब वो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होगा, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी HT dt इज़ लेस देन टू इनफाइनाइट। ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होगा तब हमारा जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा। ओके। सो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें 2 to the power t ut का तो ये किस तरीके से होगा? तो ये हो जाएगा ut जो होगा वो 0 to इनफाइनाइट में लाइक करेगा 2 to the power t dt। ओके। सो 2 to the power t का a to the power t का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास बचेगा 1/ln a to the power t इसके मल्टीप्लाई में आएगा। जब इसके हम इसकी वैल्यूज़ जो मतलब जो इसकी लिमिट्स इसमें देखेंगे तो ये इनफाइनाइट a to the power इनफाइनाइट होगा
तो ये इनफाइनाइट होगा। तो ये जो सिस्टम है वो स्टेबल नहीं होगा, सिस्टम जो होगा वो नॉन स्टेबल दैट इज़ अनस्टेबल होगा। ओके, सो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो सिस्टम इज़ कॉजल एंड अनस्टेबल। ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, so this is the solution of this question. You can see we have given system in question, that is ht is equal to the power t ut, and we know that the system is causal if ht is equal to 0 for t less than 0. Okay, so we know that ut is lie 0 to infinity only. Okay, so for t less than 0 ht is 0, so system is causal. Okay, so if system is stable, if system is absolutely integrable. ओके, सो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया दिखाया करके। ओके, सो इसलिए हमारा सिस्टम जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द फॉलोइंग इक्वेशंस द टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स आर। सो हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे और हमसे पूछा गया है कि टाइम इनवेरिएंट सिस्टम जो होंगी वो इन इक्वेशंस में कौन कौन सी होंगी। ओके, सो जो टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है उसका मीन क्या हो गया कि ये टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे। ओके, टाइम इनवेरिएंट। ओके, सो जो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहे हैं। ओके, सो इसका भी एक मेथड होता है। सी इसका मेथड क्या होता है हमारे पास। Okay, so for a time invariant system any amount of delay provided in input must be reflected in output. इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम का मतलब क्या होगा कि जो प्रोवाइड हम कर रहे हैं इनपुट में डिले वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए आउटपुट में भी एज सेम। ओके, सो सी अगर हम एक्स टी को हम किसी सिस्टम से पास आउट कर रहे हैं और हमें पे मिल रहा है वाई टी एंड देन हम डिले प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाई टी माइनस टी नोट। ओके, सो अगर हम सेकंड इक्वेशन देखें तो एक्स टी को हम सबसे पहले इसमें हमने पहले इसको सिस्टम से पास किया, अब हम इसमें डिले पहले करेंगे तो हमारे पास एक्स टी माइनस टी नोट यानी एक्स में पहले डिले हो जाएगा एंड देन फिर हम इसको सिस्टम में पास करेंगे तो ये वाई टी माइनस टी नोट होगा। तो ये जो दोनों हैं वो इक्वल होने चाहिए, पहले इसको सिस्टम से पास आउट करके फिर डिले कर रहे हैं एंड पहले या फिर इसको डिले से पहले डिले करके फिर सिस्टम से पास कर रहे हैं, तो दोनों जो रिजल्ट होंगे वो सेम होने चाहिए, तब वो टाइम इनवेरिएंट होगा। ओके, अदरवाइज ये टाइम वेरिएंट होगा। ओके, सो ये सेम मेथड हम लास्ट क्वेश्चंस में इक्वेशंस में पुट करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे कौन सी इक्वेशन जो है वो टाइम इनवेरिएंट है। तो ये आप खुद करके देखिएगा, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, so next question is the response of a system to a complex input that is xt is specified as yt. the system is ओके, सो इसमें हमसे पूछा गया है कि अब एक रिस्पॉन्स दे रखा है हमें सिस्टम का, जिसमें इनपुट हमें गिवन है एंड वाई टी दैट इज़ आउटपुट हमें गिवन है। तो हमसे पूछा गया सिस्टम जो है वो एल टी आई है कि नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम वाई टी की अगर इक्वेशन देखें तो इसको हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास ई टू द पावर जे टू टी जो है वो एक्स टी है, तो हम इसको लिख सकते हैं टी इंटू एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी। राइट, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि सिस्टम जो है वो एल टी आई है कि नहीं है, तो जो हमारा सिस्टम है इक्वेशन है वो लीनियर एंड टाइम इनवेरिएंट होनी चाहिए। गॉट इट। सो हम इस इक्वेशन को चेक करेंगे कि जो इक्वेशन हमारी है वो टाइम इनवेरिएंट है और लीनियर है कि नहीं है। ओके, सो सी अगर हम इसको चेक करें तो सी सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स टी में डिले करेंगे, एक्स टी इजिकल टू एक्स टी माइनस टी नोट पुट करके। ओके, तो टी इजिकल टू टी माइनस टी नोट पुट किया हमने, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, टी एक्स टी माइनस टी नोट प्लस एक्स ऑफ माइनस टी प्लस टी नोट। ओके, सो अगर जब हमने आउटपुट में वाई टी इजिकल टू वाई टी माइनस टी नोट किया, तो हमने क्या किया है, इसमें टी इजिकल टू टी माइनस टी नोट किया हमने आउटपुट में, तो ये जो टी है हमारे पास इसमें भी टी माइनस टी नोट होगा। जब हमने इनपुट में किया तो ये टी के इक्वल नहीं होगा, बट अगर हम आउटपुट में कर रहे हैं तो ये भी टी माइनस टी नोट होगा। सो देख सकते हैं हम यहाँ पे कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल होने चाहिए, इक्वल नहीं है, इसलिए ये टाइम वेरिएंट है। तो ये जो सिस्टम है वो एल टी आई नहीं होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वहाँ पे ये ऑप्शन बी जो होगा दैट इज़ डेफिनेटली नॉन एल टी आई बिकॉज द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। ओके,
Next question is assertion and reason question. So our assertion is the total energy of an energy signal falls between the limits 0 and infinity. Yeah, our assertion is true because एक एनर्जी सिग्नल जो होगा वो एनर्जी सिग्नल के लिए जो एनर्जी होगी वो फाइनाइट होगी. ओके, सो फाइनाइट है वो अगर, तो वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक कहीं भी लाई कर सकती है, बट इन्फिनिटी नहीं होगी, फाइनाइट होगी. ओके, तो 0 से इन्फिनिटी तक कहीं भी लाई कर सकती है. तो असर्शन इज ट्रू. रीज़न इज द एवरेज पावर ऑफ एन एनर्जी सिग्नल इज 0. या दिस रीज़न इज ट्रू, बट रीज़न इज नॉट द वैलिड रीज़न फॉर अवर असर्शन. सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, सी, अगर हम किसी भी सिग्नल की एनर्जी की बात करें तो एनर्जी जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर टी डी टी, एंड पावर जो होगा वो हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी टी लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ एक्स स्क्वेयर डी टी बाई टी. हेयर टी इज़ द टाइम इंटरवल. ओके, सो एनर्जी सिग्नल के लिए एनर्जी जो होगी वो फाइनाइट होगी. ओके, जब हम एवरेज पावर की बात करें तो जो एवरेज पावर है वो 0 होगी. ओके, सो हमारी जो असर्शन रीज़न है वो ट्रू है, बट रीज़न जो होगा वो वैलिड रीज़न नहीं होगा हमारा असर्शन का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लीनियर टाइम इनवेरिएंट कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम्स. सो हमें एलटीआई सिस्टम के लिए कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी रॉन्ग है. ओके, so first statement is the output signal in an LTI system with known input and known impulse response can always be determined. Yeah, this statement is true. Second statement is a causal LTI system is always stable. No, this statement is wrong because जो एक LTI system है वो ऑलवेज लीनियर होगा, टाइम इन्वेरिएंट होगा, बट स्टेबल होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है. स्टेबल भी हो सकता है और नॉन स्टेबल भी हो सकता है. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज a stable LTI system has an impulse response HT which has a finite value when integrated over whole of the time axis, that is minus infinity to infinity h lambda d lambda. So see, थर्ड स्टेटमेंट में हमें क्या बोला गया है कि एक स्टेबल LTI सिस्टम के लिए जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा उसका जो हम इस इंटीग्रेट करेंगे उसमें जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आएगी. ओके, सो मैंने आपको बताया कि एक एलटीआई सिस्टम के लिए स्टेबल होने के लिए जो एलटीआई सिस्टम है वो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए, ये ज़रूरी है. तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होने के लिए मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था, दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एच टी डी टी इज़ लेस देन टू इन्फिनिटी. सो अगर ये लेस देन इन्फिनिटी है मतलब क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो एक फाइनाइट वैल्यू होगी. ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट इज़ सेम. ओके, सो थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू. सो हेयर फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो होगी हमारी ट्रू हो जाएगी, तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम इज गवर्न बाय द इक्वेशन. हमें एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पे. ओके, सो हेयर वाई टी इज़ द आउटपुट एंड एक्स टी इज़ द इनपुट. ओके, सो सिस्टम इज़ सो हमें फाइंड आउट करना है कि सिस्टम लीनियर है या डायनामिक है, नॉन लीनियर है या फिर नॉन डायनामिक है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि डायनामिक एंड नॉन डायनामिक होता क्या है. ओके, सो सी, अगर हम बात करें स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम, दैट इज स्टैटिक इज नोन एज नॉन डायनामिक सिस्टम. ओके, सो इफ आउटपुट ऑफ सिस्टम डिपेंड्स ओनली प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनपुट देन सिस्टम इज़ कॉल्ड स्टैटिक. ओके, सो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि अगर आउटपुट जो है सिस्टम का वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड कर रहा है. ओके, सो वो स्टैटिक होगा, दैट इज़ नॉन डायनामिक होगा. ओके, अगर हमारा जो आउटपुट है सिस्टम का वो पास्ट या फिर फ्यूचर वैल्यूज़, इनपुट की फ्यूचर वैल्यूज़ पे भी डिपेंड कर रहा है तो वो सिस्टम होगा वो डायनामिक होगा. ओके, सो हमारी अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारा क्वेश्चन में जो है वो क्या बोल रहा है, हमें क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है, दैट इज़ 3y टू द पावर क्यूब टी प्लस 2y टू द पावर 2t प्लस वाई टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर टी प्लस एक्स टी. ओके, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा जो आउटपुट है दैट इज़ वाई टी वो कहीं भी इनपुट की फ्यूचर या पास्ट वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है. ओके, सो ये सारे प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये जो सिस्टम है हमारा नॉन डायनामिक है. ओके, सो सिस्टम इज़ नॉन डायनामिक. अब हमें ये चेक करना है कि सिस्टम है वो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है. ओके, सो अगर हम लीनियर सिस्टम की बात करें तो जो लीनियर के लिए हमारी जो दो इक्वेशन हैं वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. ओके, एंड जो हमारी इक्वेशन हमें गिवन है वो ये
इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। ओके बिकॉज अगर हम एक्स टी की जगह ax1t प्लस bx2t करेंगे तो हमारा जो एक्स स्क्वेयर टी है उसमें क्या करेगा, ये इसका होल स्क्वेयर कर देगा। ओके सो इसका एक होल स्क्वेयर करेगा तो जो इक्वेशन होगी वो सेम नहीं होगी। ओके सो ये जो हमारा जो इक्वेशन है वो नॉन लीनियर हो जाएगी। ओके सो जो हमारा जो इक्वेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में वो नॉन लीनियर एंड नॉन डायनामिक, दैट इज़ ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड लास्ट क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। हमें एक फंक्शन गिवन है, उसका टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है। हमें फंक्शन क्या गिवन है, cos π/4 t - 1 इज़। सो हम अगर हम फंक्शन को देखें तो cos ओमेगा t माइनस टी नोट कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। तो हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2π/ओमेगा। सो अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से को मैच करें, कंपेयर करें तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी π/4। ओके सो अगर हम इसमें 2π ओमेगा की वैल्यू π/4 पुट करेंगे तो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड हमारा आंसर आ जाएगा 8 सेकंड। ओके सो 8 सेकंड, दैट इज़ ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हेयर। ओके सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यू कैन सी। ओके अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ओके दैट्स इट। हमारी यूनिट 1 या यूनिट 2 के जो नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं एंड जो लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।